आज जो यूनिट बेटा हम लोग आपके लिए लेके आए हैं वो 11th क्लास की 3rd यूनिट है, जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पेरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो एक्चुअल में इस यूनिट को बेटा दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। इन वन पार्ट वी विल डिस्कस हाउ द एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड, और इन सेकंड पार्ट वी विल डिस्कस जो प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स हैं उनके ट्रेंड के बारे में हम लोग समझेंगे। बड़ी इंटरेस्टिंग सी यूनिट होने वाली है बेटा, और पूरी केमिस्ट्री का बेस तैयार करेंगे। तो शुरू करते हैं इस यूनिट के बारे में। सबसे पहले ये समझिए बेटा कि क्लासिफिकेशन होता क्या है। अगर हम हिंदी में बात करें तो इसका मतलब है वर्गीकृत करना। होपफुली आपने तो बहुत सारे लोग नहीं समझ पाए होंगे। तो क्लासिफाई करने का मतलब होता है कि जब संख्या बहुत ज्यादा हो तो उन्हें याद करने के लिए हम उन्हें वेरियस सेक्शंस में डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए किसी स्कूल में बहुत सारे बच्चे हैं 11th और 12th, तो किया क्या जाता है बेटा, सबसे पहले क्या किया जाता है, उन्हें उनकी स्ट्रीम वाइज डिवाइड किया जाता है। भाई मेडिकल है बच्चों के पास, नॉन मेडिकल है कि कॉमर्स है या आर्ट्स का स्टूडेंट है, क्लियर है। उसके बाद 11th का है या 12th का है, फिर उसके बाद सेक्शन, भाई T1 सेक्शन है, T2 सेक्शन है, T3 सेक्शन है। इन दिस मैनर हम उन बच्चों को क्लासिफाई करते हैं, और एक क्लास में आने के बाद भी बच्चों को रोल नंबर्स अलॉट किए जाते हैं। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? ये सब जो है ना बेटा, ये सब क्लासिफिकेशंस, हाउस नंबर, सेक्टर्स, मॉडल टाउन, शक्तिनगर, आपका डिस्ट्रिक्ट, आपकी तहसील, ये सब क्या है, क्लासिफाई करना है ताकि हम प्रिसाइजली उस इंसान तक पहुंचे। तो जब चीजें बहुत ज्यादा संख्या में होती है बेटा, ये हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट होती है कि हम उन्हें क्लासिफाई करते हैं ताकि उन्हें याद रखना या उनकी प्रॉपर्टीज को मेमोराइज करना, समझना या फिर आगे किसी को समझाना हमारे लिए आसान हो जाता है। तो उसे कहते हैं हम क्लासिफाई करना। अब एलिमेंट की क्लासिफिकेशन की जरूरत क्या पड़ी बेटा? देखिए सन 1800 तक अप्रोक्स 31 एलिमेंट्स डिस्कवर हुए। 31 एलिमेंट थे 1800 तक, तो कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं था। इसे साइंटिस्ट याद भी कर सकते थे, इनकी प्रॉपर्टीज को भी याद कर सकते थे, काफी हद तक यहां तक चीजें हमारे कंट्रोल में थी। लेकिन 1865 आते आते, अप्रोक्स 1865, ये बढ़कर हो गए बेटा 63, यानी कि अप्रोक्स डबल हो गए। और उसके बाद आपको पता है आज 114 या उससे भी ज्यादा एलिमेंट्स पे डिस्कशन चल रहा है। तो यहां आते आते साइंटिस्ट की समझ में एक बात तो आ गई थी भाई कि हम कितने ही ब्रिलियंट हो, कितने ही इंटेलिजेंट हो, लेकिन हर एक एलिमेंट की सारी प्रॉपर्टीज को याद रखना, उनका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, उनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी, उनका रेडियस, साइज, बहुत मुश्किल काम होने वाला है, और आने वाले समय में तो और मुश्किल होने वाला है। तो यहां आते आते बेटा साइंटिस्ट के दिमाग में एक बात आ गई कि अगर हम यूं ही एलिमेंट डिस्कवर करते चले विदाउट क्रिएटिंग एनी पैटर्न, बिना किसी सिस्टम के, तो ये सिस्टम हमारे लिए बड़ा होच-पोच होने वाला है। ठीक है, हम डिस्कवरी तो कर रहे हैं लेकिन हम उसको मैनेज तो नहीं कर रहे। नहीं, कुछ ऐसा आप घर में सामान भर रहे हैं पर कहां क्या रखना है ये कोई मतलब कोई इसका कोई तरीका ही नहीं है, कहीं भी कुछ भी रख दीजिए आप। तो आप एक बार घर में सामान तो ले आएंगे, लेकिन जब उस सामान की जरूरत पड़ेगी आपको ढूंढने में बड़ी परेशानी। तो हम क्या करते हैं भाई, ड्राइंग रूम का सामान ड्राइंग रूम में, किचन से रिलेटेड किचन में, शू रैक में शूज से रिलेटेड, कबर्ड में कपड़े हैं आपके पास, बुक शेल्फ में बुक्स है, हम उसको क्या कर रहे हैं, एक तरीके से मैनेज कर रहे हैं बेटा, दैट इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। तो 1865 तक आते आते हमारी समझ में आ गया था कि अगर हमें इस होच-पोच स्ट्रक्चर से बचना है, इस एक तरीके से मिसमैनेजमेंट से बचना है, तो फिर हमें एलिमेंट्स को क्लासिफाई करना शुरू करना होगा। यह हमारी बेसिक नीड होगी बेटा, और जब बेसिक नीड हो गई तो फिर लोगों ने इसके ऊपर वर्क करना शुरू कर दिया। बहुत सारे साइंटिस्ट ने अटेम्प्ट किया, फेल हो गए। कुछ ऐसे साइंटिस्ट थे जिनके अटेम्प्ट्स को एक तरीके से रिकॉग्नाइज किया गया, एक्सेप्ट किया गया कि नहीं भाई इसने जो भी किया है, भले ही आगे चल के वो फेल हो गया या कुछ हद तक एक्सेप्ट नहीं हुआ, लेकिन उस दौर में माना गया कि चलो ना से तो वहां है, कुछ तो डिस्कवर किया। ये कुछ ऐसा ही है बेटा कि हम लोग कोई भी काम करना शुरू करते हैं तो हो सकता है पहली बार में वो काम सही ना हो, लेकिन अगर हम रेगुलर प्रैक्टिस करें तो हम एक्सपर्टाइज हो जाएंगे। लेकिन अगर हम ये सोच के काम ही ना शुरू करें कि ये तो गलत होगा भाई, तो फिर हम कभी भी एक्सपर्टाइज नहीं हो पाएंगे। तो जितनी जरूरत हमें एक्सपर्टाइज होने की है, उससे ज्यादा जरूरत होती है काम को शुरू करने की। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? अगर शुरू होगा तभी तो कभी एक्सपर्टाइज होगी, और गलत होने के डर से शुरू ही ना करें,
ये तो बेवकूफी है। तो इसी वजह से क्या हुआ था, आपको एटम के बारे में पता है, डाल्टन आया था, वो रेक्टिफाई हुआ, रदरफोर्ड आया, नील बोहर आया, फिर क्वांटम मैकेनिक्स तक हम गए। तो ये क्या हो रहा था, ये एक तरीके से मॉडिफाई हुआ। ऐसे ही बेटा बहुत सारी क्लासिफिकेशन सोची, भाई ऐसा करके देख लेते हैं, ऐसा करके देख लेते हैं। कुछ बिल्कुल बेवकूफी भरी थी, तो कुछ में कुछ लॉजिक था। जो लॉजिकल थी और जिन्हें उस दौर में साइंटिस्ट ने कुछ रेपुटेशन दी, जिसको या आप कह सकते हैं रिकॉग्नाइज किया, उनमें से कुछ आज हम लोग डिस्कस। तो इसे हम कह सकते हैं बैकग्राउंड ऑफ पीरियोडिक टेबल, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, उसका इतिहास क्या है, कहां से ये चीजें शुरू हुई। जैसे एटम का इतिहास हम डाल्टन एटॉमिक थ्योरी से मानते हैं, तो ऐसे ही पीरियोडिक टेबल का इतिहास जो है आज हम उसके बारे में एक एक करके समझें। तो जो पहला एक्सेप्टेबल कंसेप्ट था बेटा हमारे पास, वो आया था हमारे पास, दैट इज फ्रॉम द साइंटिस्ट वोल्फगैंग डेबोनियर। ठीक है जी, क्या था उनका नाम, वोल्फगैंग डेबोनियर। डेबोनियर्स, ठीक है जी। तो इन्होंने क्या किया था बेटा, इन्होंने एक लॉ दिया था जिसको हमने बाद में रेक्टिफाई भी किया है, लॉ ऑफ ट्राइड्स। ट्राइड्स का इसका मतलब क्या हुआ, पहली बात, वोल्फगैंग डेबोनियर एक जर्मन साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1817 में ये लॉ हमारे सामने रखा था। यानी कि कोशिशें आप समझ रहे हैं 1817 के नियर बाय जाते जाते शुरू होने लग गई। तो इस लॉ में उन्होंने क्या कहा था बेटा, उन्होंने तीन तीन एलिमेंट के पेयर बनाए थे, ग्रुप बनाए थे। कैसे, सिस्टम क्या बनाया उन्होंने कहा कि भाई मान लीजिए मेरे पास एक एलिमेंट ए है और एक एलिमेंट सी है, बीच में एक एलिमेंट बी है। ठीक है, आप समझिएगा इस बात को, ए बी और सी। तो उन्होंने क्या कहा बेटा कि एटॉमिक वेट ऑफ ए प्लस एटॉमिक वेट ऑफ सी डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू एटॉमिक वेट ऑफ बी। कुछ इस तरीके का उनका सिस्टम था और ये कुछ हद तक सही भी था। पहली बात आपको क्या समझनी है, क्या सिस्टम दिया उन्होंने कि भाई मान लीजिए तीन एलिमेंट का उन्होंने एक ट्राइड बनाया, ए का एटॉमिक वेट लिया, सी का एटॉमिक वेट लिया बेटा, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दिया। अब जो वैल्यू आई, जो एवरेज वैल्यू आई बेटा, वही निकला एटॉमिक वेट ऑफ बी। इस तरीके से उन्होंने ट्राई किया। क्लियर है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं बेटा, टोटल 4 ट्राइड्स उन्होंने एक तरीके से डेवलप की। ये अब इनकी खासियत भी थी और इनकी लिमिटेशन भी थी, वो बाद में बात करेंगे। तो पहले ये देखते हैं कि किस किस तरीके के ट्राइड उन्होंने बनाए। ये बात समझ में आ गई, इसका एटॉमिक वेट ले, इसका एटॉमिक वेट ले, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दे, दैट विल बी द एटॉमिक वेट ऑफ बी। यानी कि जो सेंटर में एटम होगा ये उसका एटॉमिक वेट होगा। गिवन बाय द साइंटिस्ट वोल्फगैंग डेबोनियर, एक जर्मन साइंटिस्ट थे, 1870 में उन्होंने ये लॉ दिया था। अब उनके कुछ ट्राइड्स के बारे में हम लोग बात करते हैं बेटा, कौन कौन से ट्राइड्स उनके पॉपुलर हुए थे या कौन कौन से ट्राइड्स उन्होंने एक तरीके से हमारे सामने रखे। तो देखिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो कंसेप्ट था लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का उनका ट्राइड्स। ठीक है जी, द वैल्यू इज 7, 23, 39, ये इनकी एटॉमिक वेट की वैल्यू। उन्होंने ये पेयर बनाया। अब इसे जस्टिफाई करना है बेटा, तो देखिए इस हिसाब से क्या होना चाहिए, इन दोनों का वेट डिवाइडेड बाय 2 इसके वेट के बराबर होना चाहिए अकॉर्डिंग टू डेबोनियर ट्राइड्स। तो देखते हैं बेटा कि सोडियम का वेट क्या आना चाहिए, दैट इज 7 प्लस 39 डिवाइडेड बाय 2, द सम इज 46 डिवाइडेड बाय 2 कम्स आउट टू बी 23, और सोडियम का एटॉमिक वेट 23 ही होता है। तो ये एक जस्टिफाइड ट्राइड था, ये आप समझिए। क्लियर है, आगे बात समझ में। तो ऐसे उन्होंने 4 ट्राइड्स बनाए थे जो मैं आपको स्क्रीनशॉट में लास्ट में दिखा भी दूंगा। अभी फिलहाल मैं समझाने के लिए आपको ये एग्जांपल बताऊंगा। एक ट्राइड और था बेटा उनका, जो था क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयरन। आर्गन की तो डिस्कवरी बहुत लेट हुई थी, नोबल गैसेस बेटा बहुत लेट जाके स्कॉट ने डिस्कवर किया था।
तो जो इनका एटॉमिक वेट है दैट इज 35.5, 80 और दैट इज अप्रोक्स 127। तो अब क्या करना है हमें, अगर ब्रोमीन का एटॉमिक वेट निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, 35.5 प्लस 127 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 0.5, 12, 8 और अप्रोक्स ये आपके पास आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2 सॉरी दैट इज 35.5.7, ठीक है जी। तो ये आ जाएगा आपके पास 0.5, 2, 35 ऐड करते हैं 2 दैट इज 6 एंड 1 डिवाइडेड बाय 2। तो जब इसे डिवाइड किया गया बेटा तो वैल्यू आ गई तकरीबन 81.25, जो कि ब्रोमीन की वैल्यू से काफी हद तक मैच करती थी। एग्जैक्टली मैच करती थी नहीं है, लेकिन काफी हद तक मैच करती थी। तो इसे भी एक्सेप्ट कर लिया गया था विद डेबोनियर की लॉ ऑफ ट्रायड की, ठीक है। एक एग्जांपल और है बेटा, तो ये दूसरा ट्रायड था डेबोनियर का, दैट इज कैल्शियम सॉरी कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। 40 कैल्शियम का हमारे पास 40 होता है, स्ट्रोंशियम का 87.5 होता है बेटा और बेरियम का 137 होता है। तो जब हम इसका मीन निकालेंगे एक तरीके से इन दोनों का, तो वो वैल्यू हमारे पास आ रही थी अप्रोक्स 88.5, ठीक है, जो कि स्ट्रोंशियम के एटॉमिक वेट के नियर बाय ही थी। ये उस दौर की बात हो रही है बेटा जब कोई क्लासिफिकेशन नहीं थी। ही वाज द फर्स्ट पर्सन टू क्रिएट एट लीस्ट सम वे टू रिप्रेजेंट और क्लासिफाई योर एलिमेंट्स। तो इस तरीके के ट्राइड्स उन्होंने बनाए, ठीक है। इन्हें हम बोलते हैं डेबोनियर के ट्राइड्स और उनके इस कंसेप्ट को बोलते हैं लॉ ऑफ ट्राइड्स। क्लियर है। अब देखिए इसकी मेन खासियत क्या थी। पहली बात, ये वो पहले शख्स थे जिन्होंने क्लासिफिकेशन शुरू की या क्लासिफिकेशन शुरू करने की कोशिश की, पहली बात। दूसरी बात जो आपको समझनी है, इनके जो ट्रायड्स थे दे आर ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट के बेस पे बेटा जी इनके ट्रायड्स बने हुए थे। तो ये इनकी खास बात थी डेबोनियर ट्रायड्स। पहली बात, ही वाज द फर्स्ट पर्सन टू अटेम्प्ट फॉर दिस क्लासिफिकेशन। नंबर 2, देयर ट्रायड्स आर ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट्स। लेकिन जब हम समझने लगे इस ट्रायड्स को तो हमें इसमें कुछ कमियां भी समझ में, और जिसमें जो सबसे बड़ी कमी थी, जहां जाके एक तरीके से इसकी डीमेरिट हो गया, वो ये था कि ये सारे ट्रायड नहीं बना पाए, सिर्फ 4 ही ट्रायड बना पाए। और 4 ट्रायड का मतलब तो 12 एलिमेंट्स है, यानी कि 40% एलिमेंट्स को भी ये उस टाइम पे 40% एलिमेंट्स को भी अपने सिस्टम के थ्रू जस्टिफाई नहीं कर पाए, ठीक है। तो ये इनकी एक डीमेरिट है। couldn't able to create all ट्राइड्स, सभी को ट्राइड्स में नहीं कन्वर्ट कर पाए थे, सिर्फ कुछ ही 4 ही ट्राइड इन्होंने बनाए थे, तो 12 एलिमेंट्स इनके ट्राइड में आए थे। तो डेबोनियर की फिर भी हम लोग क्यों खास बात ये रखते हैं बेटा कि इन्होंने अटेम्प्ट किया, और एक बार जब अटेम्प्ट होता है भले ही वो आगे चल के गलत हो जाए, लेकिन वो उन लोगों में से थे जिन्होंने क्लासिफाई करने की शुरुआत की थी। समझ पा रहे हैं इस बात को। तो दिस इज द वर्क ऑफ डेबोनियर। इनका लिमिटेशन भी ध्यान रखिएगा कि ये सभी एलिमेंट्स को ट्राइड में कन्वर्ट नहीं कर पाए थे, couldn't able to create all ट्राइड्स, सारे एलिमेंट्स के ट्राइड ये नहीं बना पाए थे। इनका जो सिस्टम था वो कहीं ना कहीं जाके फेल हो रहा था, और आगे चल के भी ये सिस्टम फेल हो गया। आगे चल के कैसे हुआ देखिए, जैसे कि अब मान लीजिए मैं बात करता हूं फ्लोरीन की फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, मास कितना है, अप्रोक्स 19, ठीक है जी। तो अब अगर मैं ब्रोमीन और फ्लोरीन को लेके चलूं बेटा, इन दोनों को लेके चलता हूं, मान लीजिए मैं इसको हटा देता हूं और मैं ये देखता हूं कि क्या वो ट्राइड वाला सिस्टम बाकी एलिमेंट्स में भी एप्लीकेबल है या नहीं है। तो मेरी समझ में ये आया कि अगर मैं फ्लोरीन का मास लेके चलूं 19,
ब्रोमीन का 80 डिवाइडेड बाय 2, तो क्लोरीन का मास लॉ ऑफ ट्राइड के हिसाब से इस रिजल्ट के बराबर होना चाहिए। ठीक है जी, तो ये रिजल्ट क्या बन गया 99 बाय 2 डिवाइड करेंगे तो दैट इज 49.5 समथिंग, जो कि क्लोरीन के मास से या एटॉमिक वेट से मैच नहीं करता है। आ रही बात समझ में? तो लूप्स भी थे, डीमेरिट्स भी थी, मगर शुरुआत। मैंने पहले कहा जो भी इंसान शुरू करेगा उसके गलत होने के चांस बहुत ज्यादा होंगे, क्योंकि गलतियां निकालना आसान है, लेकिन शुरुआत करने की हिम्मत बहुत बड़ी बात है बेटा। तो इसीलिए आज भी डेबोनियर को हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जब भी स्टडी करते हैं डेबोनियर से ही शुरू करें। होपफुली आपको डेबोनियर का ट्राइड समझ में आ गया। एटॉमिक वेट के हिसाब से था, 4 ट्राइड बनाए थे 1817 में, जर्मन साइंटिस्ट थे। पहले और तीसरे का जो वेट था उसका जो एवरेज था वही दूसरे का होगा। क्लियर है? लिमिटेशन क्या है, 4 ही ट्राइड बना पाए, सारे एलिमेंट्स कवर नहीं कर पाए, और जब हमने इस लॉ को बाकी एलिमेंट्स पे अप्लाई करके देखा तो फिर वो जाके फेल हो गया था। दिस इज ऑल अबाउट योर डेबोनियर ट्राइड्स। नोट कर लीजिए बेटा।